2018 में रिलीज हुई मूवी तुम्बाड़ माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जो 20वीं सदी के भारत के गांव तुम्बाड़ में छिपे खजाने के बारे में बताती है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 10 आउट ऑफ 8.2 है, जो कि Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। इस मूवी का निर्देशन राहिल अनिल बारवे ने किया है और मुख्य कलाकार के रूप में सोहम शाह है। फिल्म इंसान के सबसे बड़े मोह यानी लालच को दिखलाती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक मूर्ति को दिखाया जाता है जो पूर्ति की देवी है, जिसके पास कभी न खत्म होने वाला सोना और अनाज है। कहा जाता है कि पृथ्वी देवी की कोख है, जिससे उसने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्मा था, लेकिन देवी को सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पहली संतान हस्तर से था। हस्तर देवी का सारा सोना और अनाज पाना चाहता था। सोने को तो हस्तर ने हासिल कर लिया, लेकिन जैसे ही अनाज की तरफ बढ़ता, बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला बोल दिया। पूर्ति की देवी ने हस्तर को तो बचा लिया, लेकिन उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसकी कोई पूजा नहीं करेगा और उसे भुला दिया जाएगा। कई युग बीतने के बाद तुम्बाड़ के लोग हस्तर का मंदिर बनाकर उसे पूजने लगते हैं और कहते हैं तभी से गांव पर देवताओं का गुस्सा बारिश के रूप में बरसता रहता है। लेकिन गांव के लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब फिल्म की कहानी वर्तमान में आ जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो एक बूढ़े की सेवा कर रही होती है और कहती है जल्दी करो, संध्या होने को आई है, बुढ़िया को खाना देने का वक्त हो गया है। देर हो गई तो घबराहट से होने लगती है। फिर उस बूढ़े से सोने की मुद्रा मांगती है, जिस पर वो कहता है ये कोई मजाक है क्या, वो मुद्रा ऐसे नहीं दी जा सकती, उसे कमाना पड़ता है। वहीं बारिश में भागते भागते उसी औरत के 2 बच्चे अपने घर की तरफ जाते हैं और जब वह घर पहुंचते हैं, वहां पर ताला देख समझ जाते हैं कि उनकी माँ अभी वापस नहीं आई है। वो दोनों लड़के थोड़ी और देर तक बाहर ही इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों जानते हैं कि उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है, तो वो ताला खोलकर अंदर चले जाते हैं। बड़ा वाला भाई, जिसका नाम विनायक है, वह उसके लिए खाना बनाता है और छोटे वाले भाई को खिलाने के लिए भेज देता है। छोटे भाई को थोड़ा डर लगता है, पर फिर भी वह आगे बढ़ता है। तभी उनकी माँ वहां आ जाती है और दोनों को एक एक झपट मार देती और खुद कमरे में खाना लेकर जाती है। उसको खाना खिलाती है, उस बूढ़ी औरत के नाखून भी काटती है। रात को जब विनायक अपनी माँ से पूछता है कि क्या उस बूढ़े आदमी ने आपको गोल्ड कॉइन दिया, तो वो मना कर देती है। तभी उसका बेटा उस बूढ़े आदमी को गाली देने लग जाता है और उसकी माँ उसको चवाट मार देती है। और वहां पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी असल में इन दोनों लड़कों का पिता होता है। बड़ा बेटा विनायक बोलता है उस बूढ़े आदमी को बोल दो, अगर उसने हमें सोने की मुद्रा नहीं दी तो हम भी उसकी बुढ़िया का ख्याल नहीं रखेंगे। और इतने में अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आ जाती है और उसकी माँ वहां कमरे में चेक करने जाती है। वह बूढ़ी औरत जाग चुकी है। तभी उन दोनों लड़कों की माँ उस बूढ़ी औरत से कहती है कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। यह बुढ़िया फिर से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म में हमें दिखाया जाता है, हवेली में बताया गया है कि वह आदमी जिसकी सेवा उन दोनों बेटों की माँ कर रही थी, वो मर चुका है और उसे सरकार कहते हैं। ये लोग उस बुजुर्ग आदमी को सरकार बोलते हैं। अब वो मर चुका है। अब उन दोनों बच्चों की माँ अपने दोनों बच्चों के साथ तुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि सरकार तो मर गया। पर उसका बड़ा बेटा इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि हवेली में कोई खजाना जरूर है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ क्यों ना हम हवेली चले जाएं, और वैसे भी सरकार के चले जाने के बाद तो वो हवेली हमारी हुई ना। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं सुनती और कहती है कि अगली सुबह हम यहाँ से पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। उसे बहुत समझाती है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे और वादा कर विनायक कि तू भी यहाँ कभी नहीं आएगा, लेकिन वो जिद करने लग जाता है। फिल्म में आगे हमें बताया गया है कि बाहर उसका छोटा बेटा दीवार और पेड़ पर बैठा हुआ होता है और दोनों भाई बात कर रहे होते हैं। तभी ऊपर से उसका पैर फिसल जाता है और वह वहां से नीचे गिर जाता है। तभी बड़ा भाई जाकर देखता है कि पत्थर से उसका सर टकरा गया और वो वहां बेहोश पड़ा हुआ है। ये देख वो चिल्लाता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि अब अंधेरा हो चुका है और उसकी माँ उस लड़के को लेकर के डॉक्टर के पास जाने लगती है और जाते जाते विनायक से कहती है कि मुझे आने में लेट हो सकता है, अगर मैं आने में लेट हो गई तो उस बुढ़िया को खाना तुम खिला देना, और अगर बुढ़िया जाग जाए तो उससे कहना सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। अब विनायक घर पर अकेला होता है और अब उसे ही उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना होता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि खाना तो जल चुका है और उधर वो बूढ़ी औरत भी जाग चुकी है। तभी वो जल्दी जल्दी में उसके खाने की तैयारी करने लग जाता है। इतनी देर में वो बुढ़िया उसके पास आ जाती है। वो बूढ़ी औरत जंजीर से बांधकर उसे अंदर ले जाती है और विनायक को बहुत बुरी तरह से मारना चाहती है और उसे खाना चाहती है, क्योंकि वो कई सालों से भूखी है।
अब उस बूढ़ी औरत की हालत इस तरह से क्यों हो रही है, बिल्कुल डरावनी जैसी, ये आपको फिल्म में आगे अपने आप पता चलता जाएगा। अब वो बुढ़िया विनायक को खाना चाहती है क्योंकि वो भूखी है। अब विनायक को याद नहीं आता कि माँ ने जाते जाते क्या कहा था, अगर बुढ़िया जाग जाए तो उसे क्या कहना होगा कि वो बुढ़िया फिर से सो जाए। अब उसको याद नहीं आता। अब बुढ़िया उस पर हमला ही करने वाली होती है कि तभी विनायक को याद आ जाता है और वो बोलता है, दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और वो बुढ़िया सो जाती है। जब वो बुढ़िया सो जाती है तभी उसकी माँ वापस आ जाती है और वो रोते रोते विनायक के पास आती है। विनायक पूछता है कि मम्मी भाई कहाँ है। वो उसे बताती है कि उसका छोटा भाई अब मर चुका है। उसके भाई का अंतिम संस्कार करके वो दोनों तुम्बाड़ को छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन विनायक बहुत ही लालची है। वो अपनी माँ से बोलता है कि क्यों ना माँ हम लोग बुढ़िया को बांधकर उससे हवेली के खजाने के बारे में पूछें। लेकिन उसकी माँ उसके लालच पर बहुत उसे मारती है, उसे कभी तुम्बाड़ वापस न आने को कहती है। फिल्म अब 15 साल आगे निकल चुकी है। विनायक राव 15 साल बाद वापस तुम्बाड़ आता है खजाने की तलाश में और अपने पुराने घर में जाता है। वहां देखता है कि वो बूढ़ी औरत आज भी जिंदा है, जबकि उसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी है और एक पेड़ का आकार ले चुकी है। उस बूढ़ी औरत से वो खजाने के बारे में पूछता है और कहता है कि हम आपस में बांट लेंगे, लेकिन बुढ़िया मना कर देती है। बुढ़िया कहती है कि अगर तू मुझे मुक्ति देगा तभी मैं तुझे खजाने के बारे में बताऊंगी। इस पर दोनों राजी हो जाते हैं। बुढ़िया उसको खजाने का पता बता देती है और वो बदले में बुढ़िया को मुक्ति दे देता है। और कई महीने बाद विनायक अब अपने घर आता है और अपने साथ बहुत सारी सोने की मुद्राएं लेकर आता है। जब वह घर वापस आता है तो अपनी बीवी के साथ थोड़ा सेक्स करता है और फिर राघव नाम के एक साहूकार के पास जाता है जिससे उसने उधार ले रखा था। अब वो अपना पूरा उधार चुका देता है और अब विनायक तुम्बाड़ कई बार जाने लगता है और वहां से गोल्ड कॉइन्स को ला करके पुणे में राघव नाम के व्यक्ति को बेच देता है। राघव भी हैरान हो जाता है कि यार इतने सारे गोल्ड कॉइन्स कहाँ से आ रहे हैं। विनायक ये बात किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि तो अपनी बीवी को भी नहीं। एक दिन घर पर कोई नहीं था, तब राघव विनायक के घर उसकी बीवी से उसके बारे में पूछने आता है। तभी विनायक राव अचानक वहां आ जाता है और राघव चुपचाप वहां से चला जाता है। जाते जाते विनायक को पार्टनरशिप का ऑफर भी देता है, लेकिन विनायक उसका ऑफर ठुकरा देता है। कुछ दिन बाद राघव विनायक के घर में एक काम वाली बाई को लेके आ जाता है और विनायक राव के घर पर छोड़ देता है। अब आपके माइंड में शक हो रहा होगा कि राघव ने जासूसी के लिए तो विनायक राव के घर पर कहीं काम वाली बाई को तो नहीं छोड़ा, और काम वाली बाई भी रात को विनायक को सब बता देती है कि राघव ने उससे यहाँ क्यों छोड़ा। ये जानकर विनायक राव को काफी गुस्सा आ जाता है। अब विनायक राव एक प्लान बनाता है। वो तुम्बाड़ जाता है और उसके पीछे पीछे राघव भी वहां आता है। विनायक राव जानबूझकर उस कुएं के अंदर जाता है और कुछ देर में वापस आ जाता है और सोने के सिक्के को देखता है और अपनी जेब में रख लेता है और वहां से चला जाता है। ये सब कुछ राघव देख रहा होता है। अब राघव को समझ में आता है कि शायद इस कुएं के अंदर ही कहीं न कहीं रास्ता होगा जहाँ सोने के सिक्के हैं। अब विनायक राव वहां से चला जाता है और राघव कुएं में उतर जाता है। कुआं जो देवी की कोख में जाने का रास्ता है। राघव आगे के रास्ते से अनजान होता है क्योंकि वो लालच में आकर पहली बार यहाँ आया हुआ होता है। जब वो अंदर जाता है तो उससे वहाँ एक डब्बा रखा हुआ मिलता है जिसको खोलने के बाद उसमें से आटे की गुड़िया निकलती है जिसको खाने के लिए हस्तर वहां आ जाता है। क्योंकि फिल्म की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हस्तर ने सारा सोना ले लिया था लेकिन अनाज का एक दाना भी नहीं ले पाया था। तब से लेकर आज तक हस्तर अनाज का भूखा होता है क्योंकि राघव को कोई जानकारी नहीं होती और वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये चल क्या रहा है। और हस्तर राघव को काट लेता है और राघव भी उस बूढ़ी औरत की तरह हो जाता है। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत भी लालच में एक न एक दिन यहाँ जरूर आई थी। अब राघव हस्तर के हमले के बाद वहाँ से निकल नहीं पाता और देवी की कोख में फंस जाता है। कुछ ही देर में विनायक राव वहाँ आता है और राघव को देवी की कोख में फंसा देखता है। अब विनायक राव आटे का एक गोला बनाता है और उस गोला के अंदर खड़ा हो जाता है और फिर वो भी एक गीले आटे की गुड़िया निकालता है और तुरंत वहाँ पर हस्तर आ जाता है। अब विनायक राव भी हस्तर के थोड़े मजे लेता है, उसे थोड़ा परेशान करता है। हस्तर विनायक राव के पास नहीं आ सकता क्योंकि वो सूखे आटे की रेखा पार नहीं कर सकता क्योंकि सभी देवी देवताओं ने अनाज को लेकर उसे श्राप दिया था। लेकिन वो गीला आटा खा सकता है और अब विनायक से किसी भी कंडीशंस में उसके हाथ से वो गीले आटे की गुड़िया चाहता है। अब विनायक गीले आटे की गुड़िया दूसरी ओर फेंक देता है और हस्तर उसे खाने में बिजी हो जाता है और विनायक राव उसके बैग में से सिक्के निकालने में। और हस्तर वो आटे की गुड़िया खाकर फ्री होता उससे पहले विनायक राव सारे कोइन से समेट कर वहां से बाहर निकल जाता है और हर बार उसने यही किया होता है, हस्तर को खाने में बिजी कर देता है और खुद वहां से जिंदा बचकर वापस आ जाता है। और ये सारा प्लान उसको उसकी दादी ने बताया होता है। ऐसे करते करते काफी वक्त बीत चुका होता है। 1947 के बाद देश
आजाद हो जाता है और तब तक विनायक राव भी काफी पैसे वाला बन जाता है। उसके पास खुद का घर, 2 गाड़ी, बंगला और 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक लड़का और 2 लड़कियां थी। विनायक राव अपने साथ साथ उस काम वाली बाई को भी ले आया था। विनायक राव की बीवी उस काम वाली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वो अलग ऊपर के अपार्टमेंट में रहती थी और विनायक राव भी अपना ज्यादातर वक्त उसके साथ ही बिताया करता था। विनायक राव अब काफी बड़ा आदमी बन गया था, तो उसके शौक भी बड़े बड़े हो गए थे। अलग अलग तरह के नशे करने लगा था और बहुत ज्यादा अय्यासी करता था। गुजरते वक्त के साथ विनायक राव काफी कमजोर होने लगा था, इसलिए उसने अपने बेटे को तैयार करने का काम चालू कर दिया और रोजाना उसे ट्रेनिंग देता था। उसे खास समय के अंदर पोटली लेकर रस्सी चढ़ाना, यही सब कुछ सिखाने लगा। एक दिन वो अपने बेटे को तुम्बाड़ साथ लेकर जाता है और रास्ते में उसे सब बताता है कि वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, उनको किन किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए। ये सब कुछ सुनने के बाद उसका बेटा थोड़ा सा डर सा जाता है। तुम्बाड़ आने के बाद ये लोग आटे की गुड़िया बनाते हैं और गुड़िया बनाने के बाद विनायक राव उस गुड़िया को फिर से फेंक देता है और कहता है कि आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए आए थे। उसके बाद विनायक राव अपने बेटे को कुएं के अंदर से देवी की कोख में लेके जाता है। यहाँ पर उसका बेटा थोड़ा डर जाता है और विनायक अपने बेटे को सूखे आटे के बारे में बताता है। वो बताता है कि हस्तर देवी का सारा अनाज लेना चाहता था, लेकिन वो ले नहीं पाया, तो इसी कारण उसे अनाज की भूख भी है और श्राप भी है। इस वजह से वो अनाज से डरता भी है और उसका भूखा भी है। फिर विनायक वहाँ सूखे आटे से एक गोला बनाता है और कहता है कि हस्तर इसके अंदर नहीं आ सकता और अगर आया तो वो जलकर राख हो जाएगा। वो सिर्फ गीले आटे की गुड़िया का भूखा है। जब तक हम देवी की कोख में गीले आटे की गुड़िया बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हस्तर यहाँ नहीं आ सकता। ये सुनकर उसका बेटा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि पापा मैं छुपाकर थोड़ा सा आटा अपने साथ ले आया हूँ। और जैसे ही उसका बेटा गीला आटा बाहर निकालता है और तुरंत वहाँ हस्तर आ जाता है। अब विनायक राव गीला आटा हस्तर की तरफ फेंक देता है। इतने में उसका बेटा हस्तर के बैग से कॉइन्स निकालकर जल्दी जल्दी उठाकर वहां से बाल बाल जिंदा बचकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विनायक काफी गुस्से में होता है। वो उसके बेटे से कहता है कि तुम्हें गीला आटा अंदर लेकर आने की क्या जरूरत थी, इसमें हमारी जान भी जा सकती थी। तभी उसका बेटा उसको कहता है कि पापा मैं कुछ कॉइन्स लेके आ गया हूँ हस्तर के बैग से। विनायक राव रास्ते में अपने बेटे को कहता है ये तुम्हारी पहली कमाई है, संभाल कर रखना। और वह दोनों पुणे वापस आ जाते हैं। पुणे आते ही विनायक राव तुम्बाड़ वाली उस हवेली को खरीदना चाहता था, लेकिन उसको पता चलता है कि तुम्बाड़ की हवेली जिस राजा के अंडर में आती थी उसने वो सरकार के हवाले कर दी। अब ये जानकर विनायक राव बहुत परेशान हो जाता है और खूब दारू पी लेता है। उसका बेटा उस काम वाली बाई के पास जाता है और कहता है कि मैं तुझसे शादी करूंगा। ये सुनकर वो हंसने लगती है। तभी वो अपने कॉइन्स को निकाल कर उस काम वाली बाई को दे देता है और वो अपने फादर विनायक राव के पास चला जाता है। विनायक राव उसको बताता है कि वो हवेली अब सरकार के पास है, अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। और विनायक राव अब तक की अपनी सारी कमाई उसके बेटे को बताता है और बोलता है कि अब हमें आगे जिंदगी में गुजारा इन्हीं सबसे करना पड़ेगा। अब विनायक राव कामवाली के पास चला जाता है। कामवाली बाई हाथ में सिक्के को लिए हुए बैठी हुई थी। विनायक पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। उसने सब बता दिया कि तुम्हारा बेटा मेरे पास आया था और उसने मुझसे शादी का ऑफर भी दिया। ये सुनकर विनायक बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को बहुत बुरी तरह से पीटने लग जाता है। तभी उसका बेटा कहता है आप गलत सोच रहे हो, सोने का सिक्का हस्तर से नहीं बल्कि उसके बैग से मिलता है, तो क्यों ना हम उसकी पोटली ही निकाल कर ले आए। विनायक राव कहता है गीले आटे की गुड़िया खाने में हस्तर को ज्यादा वक्त नहीं लगता, इतने में हम थोड़े से ही समय में थोड़े से सिक्के उठा पाते हैं। लेकिन उसका बेटा उसको आइडियाज देता है कि क्यों ना पापा हम बहुत सारी आटे की गुड़िया वहां पर ले जाए, हस्तर एक खाएगा और तुरंत हम उसे दूसरी दे देंगे और उसकी पोटली चुरा के वहां से वापस आ जाएंगे। ये सुनकर विनायक राव मान जाता है और अपने बेटे के आइडियाज पर बहुत खुश हो जाता है। और विनायक राव अपने बेटे से कहता है कि 2-3 साल और रुक जा और फिर तेरी भी शादी करवा देंगे। लेकिन उसका बेटा कहता है कि मैं तब तक नहीं रुक सकता। ये सुनकर विनायक राव हंसने लगता है और अपने बेटे को अय्यासियां करवाने ले जाता है। कुछ दिन बाद वो दोनों तुम्बाड़ वापस आ जाते हैं पूरी तैयारी के साथ। वो अपने साथ बहुत सारा आटा लेकर आते हैं और उसकी बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं और उसी प्लान के मुताबिक वो देवी की कोख में उतरते हैं। लेकिन नीचे आने के बाद उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब जो सामने था वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके पास जितनी आटे की गुड़िया होती है उतने ही हस्तर वहां आ जाते हैं और चारों तरफ से उन दोनों को घेर लेते हैं। विनायक राव को लगता है दोनों जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पास जो लेम था वो भी अब बुझ चुका है। विनायक राव अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो अपने बेटे को बचाना चाहता है। विनायक राव बची हुई आटे की गुड़िया अपनी बॉडी पर बांध लेता है और उसके बेटे से कहता है कि तुम रेडी रहना,
मैं हस्तर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लूंगा, तुम ऊपर चले जाना। लेकिन उसका बेटा मना करता है और बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। अब विनायक राव आटे के गोले से बाहर जंप लगाता है, सारे हस्तर उधर चले जाते हैं और उसका बेटा बाहर निकल आता है और पीछे पीछे विनायक राव भी आ जाता है। अब ऊपर आने के बाद सुरंग के ढक्कन के बाहर भी आटे का गोला होता है, हस्तर उसे पार नहीं कर सकता, लेकिन विनायक राव और उसका बेटा बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद उसका बेटा देखता है कि उसके पापा हस्तर के छूने से श्रापित हो चुके हैं, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह। यही होता है, हस्तर जिसको भी काटता है वो अमर तो हो जाता है लेकिन उसकी बॉडी खराब हो जाती है। उसका बेटा विनायक राव की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। उसके पापा हंसते हुए उससे कॉइन्स की पोटली देते हैं और मानो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज होती है। विनायक का बेटा भी जान जाता है कि वास्तव में लालच बहुत बुरी चीज है। इसके चक्कर में उसे अपने पापा को खोना पड़ा और अपने पिता की मुक्ति देने के लिए उसे वहीं पर जलाकर अकेला बिना पोटली लिए ही पुणे की ओर वापस आ जाता है। इस फिल्म से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच के चक्कर में कंटिन्यू 3 जनरेशंस ने अपने परिवार को खोया है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.2 है।